बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन नेस्टेड लूप्स के बारे में है। लूप्स के बारे में अब तक हमने अपनी काफ़ी डिस्कशन जो है वो की है। हमने ये देखा है कि लूप्स क्या होते हैं। हमने ये भी देखा कि लूप्स की कितनी टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो लूप हैं, चाहे वो वाइल लूप है या डू वाइल लूप है या फॉर लूप है, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसको किस तरह लिखा जाता है, उसको किस तरह प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर लूप्स की हर टाइप को इंडिविजुअली जो है वो स्टडी किया और देखा कि लूप्स डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा लूप जो है वो किस तरह काम कर सकता है। अब ये नेस्टेड लूप क्या है? तो नेस्टेड लूप को जब अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए आप जो नेस्टेड इफ एल्स का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको जहन में लेके आएंगे। उसमें हम क्या करते थे, हम कंडीशन के अंदर कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाते थे। तो नेस्टेड लूप्स भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बुनियादी तौर पे ये क्या चीज़ है, कहाँ पे हमारे काम आ सकता है और इसका फ्लो कैसे होगा, इसका सिंटैक्स कैसे होगा, इसको एग्जांपल्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हम डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। किसी लूप के अंदर जो है वो लूप लगा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप के अंदर लूप्स को दो डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। एक जो पहला लूप है उसको हम आउटर लूप कहते हैं और जो उसके अंदर लूप लगाया जाता है उसे हम इनर लूप कहते हैं। आउटर लूप जब एक बार एग्जीक्यूट होता है तो इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। उसने जितनी बार रिपीट होना होता है वो कंप्लीटली रिपीट होता है। तो आउटर लूप की हर इंडिविजुअल चेंज के लिए, आउटर लूप की हर इंडिविजुअल रेपिटेशन के लिए इनर लूप की सारी रेपिटेशंस एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं द इनर लूप इज नेस्टेड इनसाइड द आउटर लूप। इनर लूप इज नेस्टेड इनसाइड द आउटर लूप। फॉर एग्जांपल, इसकी सिग्निफिकेंस पे अगर जाएं तो इस तरह की कहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है कि आउटर लूप की इंडिविजुअल जो है वो रेपिटेशन हो और आउटर इनर लूप जो है वो कंप्लीट जो है वो आपको रिपीट करना पड़ जाए। तो वो कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप रीड कर रहे हैं एक फाइल को लाइन बाय लाइन, या किसी बुक को आप रीड कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। आप उसकी हर लाइन को चेक करके उसमें चेक करते हैं कि फलां वर्ड जो है या फलां हेल्पिंग वर्ड जो है वो कितनी बार आया। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें 10 लाइन्स हैं। हर लाइन को आपने चेक करना है और हर लाइन के अंदर आपने वर्ड बाय वर्ड देखना है कि इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं, किसी फाइल को रीड कर रहे हैं और आप हर लाइन के अंदर कंप्लीट चेक करना चाहते हैं। तो इनर लूप उस लाइन के अंदर कंप्लीट चेक करेगा और आउटर लूप लाइन को चेंज करेगा। ठीक है, तो इस तरह लूप की अगर नेस्टिंग कर दी जाए, इनर लूप इज नेस्टेड इनसाइड द आउटर लूप, तो हम ये टास्क आसानी से अचीव कर सकते हैं। नेस्टिंग कैसे की जा सकती है, कौन से लूप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लूप के अंदर कितनी बार लूप लिखे जा सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका लेवल कोई भी हो सकता है। 3 लूप्स एक दूसरे की नेस्टिंग में लिखे जा सकते हैं, 2 लिखे जा सकते हैं, 4 लिखे जा सकते हैं। एनी नंबर ऑफ लूप्स कैन बी रिटन। बस इससे फर्क क्या पड़ेगा, जितने आप नेस्टिंग ज़्यादा करते जाएंगे उतना प्रोग्राम कम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, एनी नंबर ऑफ लूप्स कैन बी नेस्टेड, लेकिन जितने ज़्यादा लूप्स आप लगाएंगे तो नेस्टिंग से जो कम्प्लेक्स होगा आपका प्रोग्राम, तो जस्ट उसको रीड करना जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसका एक्चुअल फ्लो जो है वो कैसा होगा। अदरवाइज लेवल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी लेवल ऑफ नेस्टिंग कैन बी डन। इसी तरह लूप जो आपने यूज करने हैं, किसको इनर लूप रखना है आपने, किसको आउटर लूप रखना है,
इसकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी लूप इनर लूप हो सकता है और कोई भी किसी भी टाइप का लूप जो है वो आउटर लूप हो सकता है। मिसाल के तौर पे व्हाइल लूप आउटर लूप हो सकता है, फॉर लूप इनर लूप हो सकता है एंड वाइस वर्सा, यानी कि फॉर लूप जो है ये आउटर लूप हो सकता है, व्हाइल लूप इनर हो सकता है, या इनके इसी कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप चाहें तो डू व्हाइल को भी शामिल कर सकते हैं, या व्हाइल के अंदर इनर लूप जो है वो व्हाइल हो या फॉर के अंदर इनर लूप फॉर लूप हो। तो सारे कॉम्बिनेशन जो है वो अलाउड है, पॉसिबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी लूप की किसी भी दूसरे लूप के साथ नेस्टिंग हो सकती है। तो ये इसका बुनियादी थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। अब इसको डिटेल में जो है वो देखते हैं। सो डिटेल में सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग में आपको पता है जिस भी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इसकी ग्रामर क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, इसको लिखा कैसे जाएगा, इसका सादा लफ्ज़ों में वन वर्ड अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इसका सिंटैक्स क्या है। सो सिंटैक्स इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो आपको सिर्फ जहन में ये रखना है कि लूप की जो भी टाइप आप इस्तेमाल करें उसका सिंटैक्स क्या है, जस्ट आपने उसी सिंटैक्स को फुलफिल करना है, नेस्टिंग खुद ब खुद हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप अगर इस कॉम्बिनेशन में देखें तो ये आपके पास दो फॉर लूप हैं। ये आउटर लूप है आपका, ये इसकी रेंज डिफाइन की है, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पे इसकी बॉडी इस कर्ली ब्रैकेट से खत्म हुई। इसके अंदर पहली स्टेटमेंट एक और फॉर लूप है। सो ये आपका इनर लूप है। सो फॉर लूप इज नेस्टेड इनसाइड अनदर फॉर लूप। सो जो शुरू वाला है, पहला है, उसे हम आउटर लूप कह रहे हैं और जो बाद वाला है वो हमारा इनर लूप है। चूंकि ये सेकंड लूप फर्स्ट लूप की बॉडी के अंदर लिखा गया है इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसकी नेस्टिंग की गई है फर्स्ट लूप के जरिए। ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, एक के हिसाब से दूसरे ने चलना है। अगर आउटर लूप नहीं चलेगा तो इनर लूप भी नहीं चलेगा। अगर आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप फिर कंप्लीट चलेगा, जितना पॉसिबली वो जितनी बार पॉसिबली उसने रिपीट होना होता है। सो ये जो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका ताल्लुक इनर लूप से तो है ही है, इसका ताल्लुक आउटर लूप से भी होगा क्योंकि ये उसकी बॉडी में भी मौजूद है। इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स देखी जा सकती हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। नेस्टिंग में थोड़ी सी अप्रोच जो है वो कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो जाती है लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको अगर सादा मिसालों से अगर आसानी से समझ लिया जाए तो फिर कुछ भी इसके अंदर डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग आप जो है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक प्रोग्राम की शॉर्ट सी बॉडी लिखी है हमने यहाँ पे। इंट आई जे, दो वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर डाटा टाइप है उनकी, सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद आपने एक फॉर लूप लिखा आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। ये हमारा आउटर लूप हुआ। फिर आपने लिखा फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस आर इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। ठीक है, सो आई को आपने 1 से शुरू किया है, इसमें 1 स्टेप का इंक्रीमेंट करना है, लेस आर इक्वल टू 2 तक ये जा सकता है। इसका मतलब आउटर लूप आपका 2 बार एग्जीक्यूट होगा, राइट। फिर आप आ जाए, आपने उस आउटर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं लिखी बल्कि एक फॉर लूप लगाया है, मतलब हमने नेस्टिंग कर दी। और फॉर लूप में आपने लिखा जे इज इक्वल टू 1, जे लेस आर इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। अगर सिर्फ इस लूप को देखा जाए तो इसमें 3 बार एग्जीक्यूट होना है, जे की वैल्यू 1 के लिए, जे 2 के लिए और जे 3 के लिए। सो हमारा जो एक्सटर्नल लूप है उसने 2 टाइम एग्जीक्यूट होना है, जो इंटरनल लूप है उसने 3 टाइम एग्जीक्यूट होना है। अब देखना ये कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है सी आउट, ये डबल कोटेशन में लिखा आउटर, ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये लिखा आई, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पे। फिर डबल कोटेशन में लिखा है इनर, फिर ये वेरिएबल जे लिखा है और लाइन चेंज करने के लिए एंड लाइन लिखा है। ओके, सो अब ये जो सी आउट में स्टेटमेंट है इसने कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, शुरू करते हैं। देखें, पहले आप देखें आई इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है, राइट। तो सेकंड लूप पे चले जाएं, पहली स्टेटमेंट पे चले जाएं, और पहली स्टेटमेंट ही इनर लूप है, इस पे चले जाएं। इसके लिए जे इज इक्वल टू 1 है, इसकी भी कंडीशन ट्रू है। सो स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी आउट, आउटर जो है ये 1 है और इनर जो है ये भी 1 है।
ये पहली लाइन स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, आउटर 1 इनर 1। अब एक्सटर्नल लूप तो अभी 1 ही था, इंटरनल लूप ने चेक करने हैं अपने सारे कॉम्बिनेशन। तो पहले इंटरनल लूप की जे के अंदर एक इंक्रीमेंट ऐड होगा, तो इंटरनल लूप का जे हो जाएगा 2। तो जब ये 2 होगा तो दोबारा ये कंडीशन एवेल्युएट होगी, कंडीशन एवेल्युएट हुई, कंडीशन इज ट्रू, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। आई में कोई तब्दीली नहीं आई अभी, जे जो है वो 1 के बजाय अब उसमें एक ऐड हो चुका है, जे 2 हो जाएगा। ठीक है, सो आउटर लूप अभी 1 ही है और इनर लूप में जे जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी, राइट। अगेन जे की वैल्यू में एक और ऐड होना है, तो जे की वैल्यू 2 के बाद बनेगी 3। 3 के लिए भी हमारी इनर लूप की कंडीशन ट्रू है, राइट। सो आई अभी भी 1 ही रहेगी और यहाँ जे की जगह जो 3 प्रिंट हो जाएगा, तो थर्ड लाइन हमारी होगी आउटर 1 इनर 3। इसके बाद जे की वैल्यू में अगर एक और ऐड करें तो वो बनेगा 4। 4 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, जे लेसर इक्वल टू 3 है। सो अगर जे 4 हो जाए तो 4 इज नॉट लेसर इक्वल टू 3। सो जे के लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। सो इनर लूप इसका मतलब कंप्लीट हो गया। जब इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आई की वैल्यू में 1 ऐड हो जाना है, ठीक है। अब आउटर लूप के अंदर एक बार एग्जीक्यूशन हो चुकी है, ठीक है। तो आउटर लूप का अब इंक्रीमेंट का स्टेप आना है। तो आउटर लूप में आई की वैल्यू में ये आई प्लस प्लस किया है, तो आई की वैल्यू 1 स्टेप इंक्रीज कर जाएगी, तो अब आई की वैल्यू बनेगी 2। आई इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये स्टेटमेंट आउटर लूप की जो कंडीशन है ये ट्रू है, तो आउटर लूप ने दोबारा एग्जीक्यूट होना शुरू किया है, लेकिन अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यू दोबारा से 1 भी है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ठीक है। तो 2 के अगेंस्ट आपको 1 मिलेगा, 2 के अगेंस्ट आपको 2 मिलेगा, 2 के अगेंस्ट आपको 3 मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह नेस्टिंग में 2 लूप्स आपने यूज किए। फॉर लूप जो आउटर लूप था वो 2 टाइम चल सकता था, जो इनर लूप था वो 3 टाइम चल सकता था, और जो स्टेटमेंट आपने लिखी है नेस्टिंग करने के बाद, सी आउट स्टेटमेंट, वो देखें कितनी बार एग्जीक्यूट हुई है, 6 टाइम। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 6। तो दोनों लूप जब नेस्टिंग में यूज किए जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, दोनों जितनी जितनी बार एग्जीक्यूट हो सकते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो आउटर लूप 2 टाइम एग्जीक्यूट हो सकता था, इनर लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। सो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 6 डिफरेंट आउटपुट्स मौजूद है, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है ये आपके पास मौजूद है। सो एक सादा सी इसकी एग्जाम्पल थी। यही बात फ्लो चार्ट बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें जो है वो दिखा रहा है। इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस टाइम किस लूप ने एग्जीक्यूट होना है, राइट। सो आप देखें ये जो आउटर लूप का केस है, ये उसकी कंडीशन इनिशियलाइज किया, आउटर लूप को इनिशियलाइज किया, उसकी कंडीशन को एवेल्युएट किया। 2 ऑप्शन है आपके पास, या ट्रू का केस है या फॉल का केस है। आमतौर पे ये होता था कि जब ट्रू होती थी स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता था, राइट। तो अब भी ऐसा ही है, लेकिन अब ये है कि जो स्टेटमेंट आती है फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द फॉर लूप, वो खुद से एक अलग से एक लूप है, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉर के लिए लिखा है, वैसे तो अदरवाइज किसी भी लूप के लिए इसी तरह का फ्लो चार्ट बनेगा। ये फॉर इनसाइड द फॉर है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में किया था। तो कंडीशन को चेक किया, हमने कंडीशन को चेक किया। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है सो सेकंड लूप में चले गए, उसकी कंडीशन को चेक किया, इस कंडीशन को चेक किया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सेकंड लूप में चले गए, उसकी कंडीशन को चेक किया। अब अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। इसके काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने सेटिंग है वो की, दोबारा कंडीशन चेक करे और ये लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो। जब तक ये कंडीशन ट्रू हो ये रेपिटेशन यूं चलेगी लूप में, जैसे आप मेरे कर्सर की मूवमेंट को देख सकते हैं। कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन। जैसे ये कंडीशन फॉल होगी तो इसका मतलब ये लूप अपना कंप्लीट काम कर चुका है। जैसे ये कंडीशन फॉल हुई, अब आपके आउटर लूप का इंक्रीमेंट एक्टिव, जैसे ये कंडीशन देखें फॉल हुई,
इनर लूप एंड हो गया है फॉर, आउटर लूप का इंक्रीमेंट जो है या डिक्रीमेंट अब एक्टिवेट होगा। इसके बाद इसकी कंडीशन चेक करेंगे, इसमें 1 स्टेप की फिर तब्दीली आएगी, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो इनर लूप फिर से पूरे का पूरा चलेगा, अगर ये फॉल है तो एंड लूप, सेकंड एंड फॉर लूप जो है या आउटर फॉर लूप जो है ये एंड हो जाएगा और इसमें सारी रेपिटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये सिंपल सी नेस्टिंग है लूप्स की, जब आप किसी लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन की तरफ अगर आप जाना चाहें तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट लूप कितने टाइम रिपीट होता है, सेकंड लूप कितने टाइम रिपीट होता है, दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रेपिटेशंस जो इस केस में पॉसिबली होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। कुछ और एग्जांपल्स में इसका इस्तेमाल देखते हैं। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जो स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, लेकिन तब्दीली हमने क्या की है, इसमें हमने फॉर लूप की बजाय व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया है और वही आउटपुट आपके सामने है। ये जस्टिफाई करने के लिए था कि वही काम जो फॉर लूप ने किया था नेस्टिंग में, वही काम व्हाइल लूप भी कर सकता है नेस्टिंग में, इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा लूप आपने इस्तेमाल करना है नेस्टिंग करने के लिए। तो बिल्कुल जैसे फॉर की नेस्टिंग से आपने ये आउटपुट अचीव की थी, उसी तरह व्हाइल लूप्स की नेस्टिंग के साथ भी आपने वही आउटपुट जो है वो अचीव की। अगर इसको देखें तो उसी तरह दो वेरिएबल लिए हैं आपने, इंट आई जे, आई को आपने 1 रखा है, ठीक है, और वाइल लूप लगाया है आपने, वाइल आई लेस आर इक्वल टू 2। ये वही कंडीशन है जो फॉर लूप में आपने टर्मिनल कंडीशन के तौर पे लिखी थी, आई लेस आर इक्वल टू 2। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आपके पास जो है कंडीशन मौजूद है, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, आई लेस आर इक्वल टू 2। उसके बाद आपने जे की वैल्यू ली है 1, वाइल जे लेस आर इक्वल टू 3। ये वही कंडीशन है जो इनर लूप के अंदर फॉर लूप में लिखी गई थी। अब वाइल लूप के अंदर, अब इनर लूप के अंदर आपने वही सी आउट स्टेटमेंट लिखी है एग्जैक्टली जैसे कि इनर फॉर लूप के अंदर यहाँ पे लिखी थी, दिस वन एज इट इज, ये कॉपी पेस्ट है। जैसे ये स्टेटमेंट थी एज इट इज जो है वो इस प्रोग्राम में भी हमने लिखी है, ठीक है। सो इनर लूप के अंदर जो जे है इसको 1 स्टेप के साथ आपने जो है पढ़ाना है, इसलिए आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ जे को लिखा है जे प्लस प्लस, राइट। ये इसके इनर लूप की बॉडी जो है इसको कंप्लीट कर दिया। जैसे ये कंप्लीट हो तो फिर आई का इंक्रीमेंट हो, ठीक है। ये इसके साथ रिलेट करता है आउटर लूप के साथ आई, ठीक है। कर्सर के साथ मैं शो करना चाहता हूँ आपको कि ये वाइल का इस आई के साथ कनेक्शन है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए आप सेंटिनल जो वैल्यू है वो आई की इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सेकंड लूप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह वर्क करेगा और सिमिलर आउटपुट जो है वो आपके पास आएगी। इसमें भी अगर आप देखें तो आई की वैल्यू पहले 1 है, उसके लिए इनर लूप सारे का सारा एग्जीक्यूट होगा, जे 1 होगा, जे 2 होगा, जे 3 होगा। फिर लास्ट में आगे आई की वैल्यू में इस आई प्लस प्लस की वजह से 1 स्टेप इंक्रीज आएगा। सो ये 1 से 2 हो जाएगा। 2 के लिए ये कंडीशन ट्रू है, 2 के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये इनर वाइल लूप ने पूरा एग्जीक्यूट होना है। ये फिर से जे को 1 करेगा, 2 करेगा और 3 करेगा, फिर से 3 बार एग्जीक्यूट, तो टोटल 6 टाइम एग्जीक्यूशंस हो जाएंगी। उसके बाद जब आप इधर आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी फॉल हो जाएगी, तो आउटर लूप नहीं चलेगा, और अगर आउटर लूप नहीं चलता तो इनर लूप भी चेक नहीं होगा। सो ये सिंपल बिल्कुल उसी तरह जैसे फॉर लूप के लिए हमने स्टडी किया था, वही काम आपने वाइल की नेस्टिंग के साथ भी अचीव किया है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो ज़्यादा हमें फेमिलियर बनाएंगी नेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के साथ, कि नेस्टिंग को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये आपके पास जो है एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम में करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ अ नंबर विदाउट रिपीटिंग देम। बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक कोई मखसूस नंबर अगर आपको अचीव हो जाए तो वो उसके प्रोडक्ट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे इसने कहा 24 नंबर है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 24, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 24 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 24 होता है। सो हमने ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, नेस्टेड लूप्स इस्तेमाल करना है इस मकसद के लिए, और कंडीशन किस किस्म की यूज़ होगी और उसका क्या काम होगा वो भी वाज़ेह है। कंडीशन हमने ऐसे इस्तेमाल करनी है कि रेपिटेशन ना हो। जैसे
12 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 ना हो, क्योंकि उस सूरत में दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो सिमिलर आ जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को आप चेक ना करें। अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 को आपने किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 को आप चेक ना करें। सो बस इतनी एहतियात करनी है इसके अंदर, और ये एहतियात हम करेंगे इफ कंडीशन इस्तेमाल करके, ठीक है। बाकी रेपिटेशन चूंकि दो नंबर्स की है तो एक को आप एक फार लूप से कंट्रोल करेंगे और दूसरे को दूसरे फार लूप से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यूजर से आपने सिर्फ क्या पूछना है, एक नंबर पूछना है, और उस नंबर के जो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड आउट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। सो डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हैं। एक आपने ये देखें, इंट, इनकी डिक्लेरेशन में एक n है, एक i, j और s इज इक्वल टू 1। s जो है ये प्रोडक्ट के लिए बुनियादी तौर पे उसने इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो सी आउट \n एंटर अ नंबर। सो पहली चीज जो यूजर से पूछी गई है उसे कहते हैं कि एक नंबर एंटर करें। सी इन करके यूजर ने नंबर दे दिया कीबोर्ड के जरिए, कंसोल इनपुट हो गई हमारी, राइट। सो नंबर आपने ले लिया, तो सी आउट ये सिर्फ स्क्रीन पे लिखवाने के लिए है। प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ एन आर, ये जैसे ये स्टेटमेंट लिखी है, प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ, ये एन हमारा 24 अगर हो तो 24 लिखा जाएगा, अगर यूजर कुछ और एंटर करता है तो कुछ और लिखा जाएगा आर, ठीक है। अच्छा, ये आंसर अभी सॉल्व नहीं हुए, तो ये इतना हिस्सा, पहली दो लाइंस जो आउटपुट की हैं ये वो यहाँ तक आपको हासिल हो गई। अब आपने देखें क्या किया है, अब आपने ये किया है आई इज इक्वल टू एन। आई को कहाँ से शुरू किया, उस नंबर से शुरू किया है। आई ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एस को चूंकि आपने 1 लिखा है, अगर आप ऐसा ना करें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख के भी ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब 24 मिसाल के तौर पे आया है तो 24 से शुरू करना है आपने, और आई माइनस माइनस किया है, इसका मतलब एक एक स्टेप करके इसकी वैल्यू को आपने कम करना है। 24 है तो फिर ये 23 करेगा, फिर ये 22 करेगा, फिर 21 करेगा, ठीक है। और कहाँ तक लेके जाएगा, 1 तक लेके, एक एक स्टेप के एक एक स्टेप में इसके अंदर जो है वो चेंज आएगी। सो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार जो नंबर आपने दिया है उतनी बार आउटर लूप ने जो है वो एग्जीक्यूट होना है। फिर उसके अंदर नेस्टिंग की है फॉर लूप से, फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस आर इक्वल टू n, j प्लस प्लस। अब क्या कर रहे हैं, जे बिल्कुल उल्टा काम करता है, जे को 1 से शुरू करना है और n तक लेके जाना है। एक साइड है जो 24 से 1 तक आ रही है, दूसरी 1 से 24 तक जा रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि आंसर जो है वो n के बराबर आता है या नहीं आता। अगर आता हुआ तो कह देंगे कि जी हाँ ये है वो कॉम्बिनेशन जो इसके प्रोडक्ट कंपोनेंट्स का है, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा स्क्रीन पर डिस्प्ले। अब मेरा ख्याल है आपको इस प्रोग्राम की लॉजिक की समझ आ गई होगी। अब ये डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट 24 के इक्वल है, यानी 24 तो एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, n के इक्वल है या नहीं, ठीक है। वेरिएबल है n, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है जो भी यूजर उसको असाइन कर देगा, राइट। अब देखें ये कंडीशन पे आ जाए, फॉर i मल्टीप्लाई बाय j इज इक्वल टू n। जब i और j जो कि वेरी कर रहे हैं, i जो है वो 24 से नीचे आ रहा है और j 1 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जो जो भी कॉम्बिनेशन आता है उसको मल्टीप्लाई करें और देखें कि वो n के इक्वल है या नहीं। ये कंडीशन आपको ये करके दे देगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो तो सी आउट कर दे i, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन डबल कोटेशन में है तो ये जस्ट डिस्प्ले करने के लिए, आई वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी स्क्रीन पे आएगी, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, फिर वेरिएबल जे की वैल्यू स्क्रीन पे नजर आएगी, एंड लाइन। और एस की वैल्यू जो है उसमें क्या करें, जे प्लस 1 के बराबर कर दे, ये रेपिटेशन को रोकने के लिए है, ठीक है। ये वैल्यू आपने लिखी है ना एस, ठीक है। जे को आपने 1 से शुरू करना है ताकि जो नंबर एक बार आप देख लें उससे आप आगे जाएं फिर, ठीक है। सो एस जो है वो कहाँ तक जाए, फिर जे प्लस 1 तक जाए, ठीक है, जे प्लस 1। अब क्या होगा, अब देखें आई जो है वो 24 है, शुरू से शुरू करते हैं, आई 24 है और 24 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो सेकंड लूप को एग्जीक्यूट कर दे। सेकंड लूप में क्या है, जे है, ठीक है।
सेकंड लूप में हमारे पास क्या है, जे है, जे 1 से शुरू होता है, तो इसकी पहली वैल्यू 1 है, राइट। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 करे, इसका आंसर 24 आएगा, ठीक है। सी आउट 24 मल्टीप्लाई बाय 1, ये पहला कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। और एस की वैल्यू को क्या कर दे, एस इज इक्वल टू जे प्लस 1, जे क्या था, 1 था, ठीक है। जे क्या था, 1 था, तो इसकी वैल्यू में 1 फर्दर ऐड कर दे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। सो अब ये जो कंडीशन है फॉर लूप की, इसमें ये आई ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब इसमें जाएंगे, तो ये जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एस जो है 2 को इक्वल हो जाएगा, लेकिन अभी इसने एग्जीक्यूट नहीं होना, तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा आपका। इसके अलावा आप जितने भी जे के कॉम्बिनेशन देखें, किसी के लिए भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, किसी के लिए भी एस वेरी नहीं करेगा, क्योंकि जे को अगर 2 कर दें, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, एंड सो ऑन, कोई भी ले लें उसके लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखें आपने क्या करना है, 24 में से एक माइनस कर देना है, 24 में से आपने एक माइनस किया तो वो बन गया 23, ठीक है। 23 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू हो गई, इनर लूप में फिर चलना है, 24 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 24 हासिल नहीं होता, कंडीशन आपकी जो है वो गलत है, कंडीशन आपकी रॉन्ग है, तो एस की वैल्यू फिक्स रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी, इनर लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक आपका जो एन है, आई की वैल्यू है वो 12 नहीं हो जाती, ठीक है। सो आई की वैल्यू को आप एक एक स्टेप करके कम करते जा रहे हैं, आपने 23 किया, 22 किया, 20 किया, कोई भी नंबर जे की रेंज में ऐसा नहीं है जिसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, ठीक है। सो जैसे ही ये 12 होगा, तो 12 ऐसा नंबर है जिस पे जे इज इक्वल टू अगर 2 हो जाए तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 हो जाता है। उस केस में आप देखें ये क्या करेगा, ये बता देगा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 वो इसके प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हैं, और फिर क्या करे, जे की वैल्यू में फर्दर एक ऐड करे और एस को असाइन कर दे। जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू 2 थी, तो उसमें एक आपने फर्दर ऐड कर दिया, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। जे की वैल्यू 3 हो गई। ऐसा करने से क्या होता है कि आउटर लूप छोटी वैल्यूज पे दोबारा नहीं जाएगा, जो एक बार कॉम्बिनेशन उसने अचीव कर लिया है, 1 के लिए कर लिया है, 2 के लिए कर लिया है, या 3 के लिए अगर आप कहें उसने कर लिया है, तो वो दोबारा उस रेंज में नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन रेगुलरली वेरिएबल है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बार बार टर्मिनल कंडीशन को आप फॉर लूप की जो है वो चेंज कर रहे हैं आउटर लूप के केस में, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो 12 से आप कम करेंगे, 11 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 आएगा, 9 के लिए भी 24 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, 8 के लिए बनता है 8 इंटू 3, ठीक है। सो 8 पे जब आप आएंगे, ठीक है, 8 जब होगा आई, तो 8 जो है वो 3 से ग्रेटर है, राइट। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जब ये 3 होगा, जे आई जे जो 1 होगा वो भी गलत है, 2 होगा उसके लिए भी नहीं सही, कंडीशन 3 के लिए सही है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 होता है, ठीक है। सो उसके लिए कंडीशन ट्रू है, स्क्रीन पे 8 और 3 को डिस्प्ले कर देगा, और जे की वैल्यू 3 है उसमें 1 फर्दर ऐड कर देगा, तो अब यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो क्या बन जाएगी, आई ग्रेटर आर इक्वल टू 4, ठीक है, आई ग्रेटर आर इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको फर्दर 8 से कम करें, 7 के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, 6 पे आ जाएंगे, फिर इनर लूप सारे का सारा चलेगा लेकिन कोई कॉम्बिनेशन उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर 6 पे आ जाएं, 6 के लिए आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होता है, उसको ये सर्च करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, उसके बाद आप देखें क्या किया है, जे की वैल्यू में एक ऐड कर देना है, जे की वैल्यू में जब आप एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, जे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ आई के लिए कंडीशन है 5, अब इस लूप में जब दोबारा आए तो 6 से जब इस आई की वैल्यू कम करेंगे तो 5 बनेगी, 5 के लिए तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है जैसे 24 बने, तो फर्दर कम करेंगे आई की वैल्यू को तो वो क्या बनेगी, वो 4 बनेगी। अब 4 के लिए कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, 4 इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 5, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे यही स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी एग्जांपल थी
कि कोई भी नंबर अब इस प्रोग्राम को लिख के आप एंटर करें, उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे ये आपको निकाल के दे देगा। इसी तरह एक ये आसान सी एग्जांपल है, ये मेरे ख्याल में आप इसको खुद से देखिएगा, आप इसको आसानी से कर लेंगे। आपने बेसिकली काउंटिंग जो है वो सिंपल कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पे। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। किया क्या है जी, इसमें फॉर लूप लगाया आपने, i इज इक्वल टू 1, i लेसर इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ठीक है। सी आउट आपने पहले तो केस में 1 कर दिया है, फिर एक वेरिएबल लिया सम, उसकी वैल्यू 1 रखी है। ये आपने एक और लूप लगाया है नेस्टिंग में, फॉर j इज इक्वल टू 2, j लेसर इक्वल टू 1, j प्लस प्लस, ठीक है। सी आउट प्लस का साइन जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करे और फिर j की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे। अब j की वैल्यू ने 2 से शुरू होना है, ठीक है। और फिर क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस j, ठीक है। सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 1 थी, j की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा, ये 3। तो इसका जो आंसर आएगा उसको स्क्रीन पे फिर डिस्प्ले कर दे। अब आप देखें पीछे जितनी भी सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी, किसी के एंड में उसने एंड लाइन नहीं लिखा, तो लाइन नहीं तब्दील होगी जब तक आप एंड लाइन। सम लिखने के बाद, ये देखें, सम लिखने के बाद उसने एंड लाइन लिखा है, तो ये इसको कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। फिर आपके पास आई की वैल्यू ने चेंज होना है, ठीक है। i इज इक्वल टू 1, i लेसर इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ठीक है। फॉर j 2 था, j की वैल्यू में एक और ऐड करें, j की वैल्यू जो है वो 3 बनेगी, ठीक है। सो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है आप करते जाएं, सम आपके पास जो है वो आता जाएगा। इस तरह स्क्रीन पे जो है ये पैटर्न जो आपको नजर एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आपको कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग के लिए जैसे एक कंसेप्ट यूज किया है, उसने जितनी भी सी आउट स्टेटमेंट लिखी है, चाहे ये वाली है, ये हर बार स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी है, चाहे ये वाली है, चाहे ये वाली है, और चाहे ये वाली है। इसके एंड में एंड लाइन मौजूद है तो ये लाइन को चेंज करेगा। तो जब तक लाइन चेंज नहीं होगी, जब तक इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसके लिए इतनी लाइनें जो है वो स्क्रीन पे लिखी जाएंगी। और ये कंडीशन अगर सेकंड लूप की आप देखें, j लेसर इक्वल टू i, ठीक है। जब तक j जो है वो लेसर इक्वल टू i रहे, तब तक जो है ये इनर लूप जो है वो चलता रहेगा। ये आज की डिस्कशन की हमारी आखिरी एग्जांपल है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कंसेप्ट आगे चल के अरेज का कंसेप्ट जो है जब हम पढ़ेंगे तो हमारे काम आएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 1, 2 एंड 3। 3 नंबर हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस तरह इनको पॉसिबल कितने बन सकते हैं, वो सारे जो है वो आपने कैलकुलेट करके देने हैं। इसके लिए 3 काउंटर वेरिएबल्स चाहिए हैं, ताकि पहला नंबर भी 1, 2, 3 तीनों पॉसिबल वैल्यू ले सके, सेकंड नंबर भी तीनों पॉसिबल वैल्यू ले सके, और थर्ड भी तीनों पॉसिबल वैल्यू ले सके। 3 लूप्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये पहला फॉर लूप आई के लिए, दूसरे में जे वेरिएबल यूज किया और तीसरे में के वेरिएबल इस्तेमाल किया है। तीनों के अंदर एक ही जैसी कंडीशंस हैं, आई लेसर इक्वल टू 3, जे लेसर इक्वल टू 3 और के लेसर इक्वल टू 3, और तीनों में 1, 1 का इंक्रीमेंट ऐड करते जाना है। अब आई 1 होगा, उसके लिए जे 1 होगा, और जब जे 1 होगा तो के 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। सी आउट में 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, ये पहली एग्जीक्यूशन है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट लूप है, इसमें जे की वैल्यू 2 होगी, सो उसके लिए 1, 2, 1, 1, 2, 2 और 1, 2, 3। ये देखें, ये पहली 3 है, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, ये पहली 3 हो गई। उसके बाद 1, 2, 1, ये देखें के जो है थर्ड वेरिएबल को देखें, ये चेंज हो रहा है, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू ने चेंज होना है, जे की वैल्यू 2 से अब 3 होगी, तो फिर ये देखें बनेगा 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3, ठीक है। अब देखें, जे भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, के भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया। आई में सिर्फ एक तब्दीली हुई थी, आई 1 ही था। अब आई की वैल्यू को 2 कर दें, फिर वो सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 लूप्स हैं, तीनों 3 बार एग्जीक्यूट हो सकते हैं,
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वो 27 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो नेस्टेड लूप्स की हमने स्टडी की कि किस तरह से डिफरेंट लूप्स की नेस्टिंग की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की डिस्कशन की समझ आई होगी।